साथ एक खास मैनेजर जुड़ रही हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के डायरेक्टर, और जिनको मैं बहुत अच्छे से भी मानता हूँ और उन्होंने कमाल करके भी दिखाया। उनका नाम है प्रदीप अग्रवाल। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और एक बार ज़रा समझ लेते हैं कि कंपनी की आगे योजना क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी टारगेट रख रही है करीब 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और आप जब भी आपसे मेरी मुलाकात होती है मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ आपसे और जानता भी हूँ। सर, पहले तो आपके नंबर्स में एक चीज़ मेरे को हेडलाइंस दिख रही है, वो ये है कि 10,000 करोड़ रुपए का आपका एक टारगेट है जिसको आप पाना चाहते हैं। सर, ये कब तक, कैसे पालेंगे और इसके पीछे का पूरा बैकअप प्लान क्या है? धन्यवाद डिम्पी जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो इस साल की जो प्री सेल की गाइडेंस है हमारी, वो लगभग हमने 10,000 करोड़ की गाइडेंस दी है, जिसके अंदर 16,000 करोड़ के लॉन्चेस हम इस साल में करने जा रहे हैं। और उसके अगेंस्ट जो प्री सेल नंबर है वो हम अचीव करेंगे आराम से 10,000 करोड़ का, जिसमें इस क्वार्टर के अंदर लगभग 3100 करोड़ से कुछ ज्यादा हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाएं तो उसमें लगभग 255% का जंप आया है। सो क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गुरुग्राम का काफी ज्यादा चेंज हुआ है इस दौरान। एंड काफी माइग्रेशन जो है दिल्ली से एक ट्रेंड बना है माइग्रेशन का। यही एक रीजन रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। प्रोजेक्ट आते हैं और बिक जाते हैं, बस सब्जेक्ट टू राइट प्राइस, राइट लोकेशन और राइट साइज। ये जो स्ट्रेटेजी है कंपनी की, इसी पर हम चलते रहे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जो नंबर हम जो दे रहे हैं उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम। प्रदीप सर, अभी आपने एक पॉइंट बताया, एक बार मेरे को जरा वापस से रिपीट करना। राइट प्राइस, राइट लोकेशन, और एक तीसरा क्या बोला था? राइट। तो देखिए, राइट प्राइस, राइट साइज और राइट लोकेशन। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली अगर आपकी लोकेशन राइट नहीं है और आपका प्राइस थोड़ा चीपर भी है तो भी कस्टमर को पसंद नहीं आता। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी हमारी शुरू से रही है कि जो प्राइस है वो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी की तरफ रखा जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अफोर्डेबल रखा जाए, अफोर्डेबिलिटी की तरफ रखा जाए। राइट प्राइस होना चाहिए, राइट साइज होना चाहिए। साइज भी ऐसा है कि काफी अगर बड़े आप साइज बना दे जो पॉकेट अलाउ ही ना करती हो कस्टमर की, तो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो यही एक स्ट्रेटजी रही है कि राइट प्राइस, राइट साइज और राइट लोकेशन। नहीं नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला, और मेरे को लग रहा है ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज का ये मोटो होना भी चाहिए भी। राइट प्राइस रखो, राइट लोकेशन रखो, और एक राइट साइज़ रखो। सर, मैंने कल हीरानंदानी जी को सुन रहा था। एक्चुअली जब उनसे बातचीत हो रही थी ना, मैं थोड़ा अर्निंग से हट के आपसे बात पूछ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपका भी टेक चाहिए मेरे को। वो इंडेक्सेशन वाले मामले को था, उसमें बाद में ये लगा कि नहीं भी बहुत महंगा पड़ जाएगा इंडेक्सेशन का मामला, तो सरकार को आपसे भी कंसल्टेंसी ली है, मेरे को मालूम है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब ये चीज़ सामने आई कि भाई दो तरीके कर दो, 12.5 का इंडेक्सेशन, बिना इंडेक्सेशन वाला, दो अलग अलग तरीके हैं। सर, ये ठीक फैसला है? कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना रियल एस्टेट में एज सच, टैक्सेशन कैलकुलेशन का, LTCG वाला? देखिए, ये बिल्कुल ये वेलकम करने वाला पॉइंट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी ऑनरेबल वित्त मंत्री जी हैं वो कम इतने लिबरल हैं कि जिसको जैसे टैक्स देना है वो वैसे दे सकता है। क्योंकि उस पॉलिसी में जो 12.5% की थी, जो बजट में अनाउंस हुई थी, उसमें कुछ लोगों को प्रॉफिट भी था और कुछ लोगों को नुकसान भी था। लेकिन उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आपको 20% वाली रिजीम में जाना है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको 12.5% वाली में जाना है तो उसमें भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका नट शेल में जो फायदा है वो कंज्यूमर कस्टमर को ही होने वाला है। जो जो मेन मोटो था गवर्नमेंट का, ये था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो किसी भी तरीके से हार्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ही देखिए, देश की जो जीडीपी है उसमें सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, मेरा मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो जो टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेवल के ऊपर रियल एस्टेट जो इस वक्त काफी उफान पर है उसके साथ कुछ प्ले करने वाली बात थी। तो अच्छे से समझा वित्त मंत्री जी ने, जितनी भी प्रेजेंटेशन गई उनके ऊपर एक एक चीज से ध्यान करके आखिरी में उन्होंने यही डिसीजन लिया कि जो जिस रिजीम में आना चाहे वो उस रिजीम में आ सकता है। और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है सर, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है सर, प्रदीप सर, आप मेरे को मोटा मोटी ये बता सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे जो हैंड ओवर हो जाएंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में से?
राइट। सो देखिए, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लगभग 16 मिलियन के नियर अबाउट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जिनको आने वाले 2 से 3 साल में हम टोटल डिलीवर करने वाले हैं। करंट ईयर के अंदर जो हमारी गाइडेंस है, वो लगभग 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस साल में हम पूरे करने वाले हैं, जिसमें लगभग 5.6 मिलियन के नियर अबाउट टोटल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस साल में हम डिलीवर कर देंगे। पहले क्वार्टर में हमने 400 करोड़ का जो रेवेन्यू टारगेट किया था, वो आराम से हमने अचीव कर लिया है। जो आने वाले क्वार्टर में हैं, वो भी आपको इसी तरह से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टोटल 3800 करोड़ हमें अचीव करना है। इसमें पहले क्वार्टर में हम अगर पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाएँ, तो जैसे मैंने कहा कि 135% का इसके अंदर जंप आपको दिखाई दिया है, और सेम चीज़ आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको नज़र आएगी। ठीक है। प्रदीप सर, एक और चीज़ बताइए जो ज़्यादातर टिपिकली रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये लैंड कॉस्ट है। ये लैंड कॉस्ट अभी कितनी महंगी हो गई है सर? अगर मैं आपसे 1 से 2 साल के कंपैरिजन में पूछूं, क्योंकि जिस एरिया में सर आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे लैंड के प्राइसेस रॉकेट हुए हैं एकदम से, आपको भी अच्छे से पता है। दूसरा पॉइंट सर, लैंड के अलावा वाली कॉस्टिंग कितनी बड़ी है, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, लेबर है। ये वाला हिस्सा अलग करके बताइएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जो लैंड प्राइसेज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अगर लास्ट 1 साल की मैं बात करूँ, तो लगभग 30% से ज़्यादा लैंड प्राइसेज़ में जंप हुआ है, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो लगभग 7 से 8% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैसे देखें, जो प्रोडक्ट प्राइस है, मुझे लगता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज से 1 साल पहले लगभग अगर 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ट्रेड करते थे, तो वो आज लगभग 12 से 13,000 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। सो एज़ ए डेवलपर मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज़्यादा है, तो जो भी इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, वो कहीं न कहीं कस्टमर तक पास ऑन हो जाता है। और आप जानते हैं कि सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, लोगों की एस्पिरेशन है कि गुरुग्राम में घर लेना है। इन सारी चीज़ों के बीच वो जो प्राइस है, वो कहीं न कहीं पे कर पाता है। और जैसा कि एक चीज़ और आज रिज़र्व बैंक की पॉलिसी में जो बार-बार जैसा हो रहा है कि जो ईएमआई जो है उसका बोझ नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जबकि अदर जितना भी इंटरनेशनल अगर एस्पेक्ट देखें, तो वहाँ ज़रूर इफ एंड बट बनी रहती है, कभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन जापान ने भी इस वक़्त प्राइस को बढ़ा दिया है, जो 0 पे होता था, तो वो 0.25 पर लेकर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में इंडिया का प्राइस का स्टेबल रखना, ये आरबीआई का बहुत बड़ा मुझे लगता है वेलकम करने वाला पॉइंट है, जो इस तरीके से स्टेबलाइज़ किया हुआ है। हम्म। ठीक है प्रदीप सर, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा डेट पे भी पूछना चाहता हूँ। एज पर माय नॉलेज करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है अभी बैलेंस शीट में, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। इसको जरा करेक्ट भी कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। सर इसको कैसे उतारोगे? हालांकि मैं समझ सकता हूँ एक रियल एस्टेट कंपनी पर डेट टिपिकली वो एक साइकिल का डेट होता है कि एक जगह पैसा डाला हुआ है, दूसरी जगह से पैसा आना है, इसके बीच का वो साइकिल का डेट है बस। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये करीब 2000 करोड़ का डेट है, इसकी भरपाई कैसे होनी है सर? तो देखिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, इस साल का जो हमने कलेक्शन गाइडेंस दिया है, वो 6,000 करोड़ का दिया है। 6,000 करोड़ के कलेक्शन गाइडेंस में जो हमारा एक्सपेंडिचर रहने वाला है, वो लगभग 3,000 करोड़ का रहने वाला है। जो ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनी के पास जो बैलेंस बचने वाला है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचने वाला है। जो हमारा डेट इस वक़्त चल रहा है, अगर नेट डेट की मैं बात करूँ, तो वो लगभग 980 करोड़ रुपए के नियर अबाउट है। ग्रॉस डेट की बात है, वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए के नियर अबाउट है। जितने लॉन्चेज़ हमने ऑनगोइंग प्लान किए हुए हैं, उससे और जो कलेक्शन हमारी आने वाली है, उनसे दोनों से मिलके मुझे लगता है जो नेट डेट ज़ीरो करने का हमारा एक एम बना हुआ है कि इस साल में हम नेट डेट ज़ीरो पर लेकर चले जाएँगे, वो मुझे लगता है हम आराम से अचीव कर लेंगे। ग्रॉस डेट भी ऑफ कोर्स सब्सटेंशियली डाउन होगा, एंड क्योंकि कलेक्शन स्ट्रांग बहुत ज्यादा है, लॉन्चेज बैक टू बैक हैं, तो क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि हम इस चीज को आराम से अचीव कर लेंगे। एक चीज मुझे लगता है जो रियल एस्टेट कंपनी में देखनी चाहिए, जो यानी जो भी आप दर्शक हैं, उनको क्या चीज नोटिस करनी चाहिए किसी भी कंपनी में कैसे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो आपने बैलेंस शीट का जिक्र किया, कई बार क्या होता है बैलेंस शीट पे बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उसकी मेरा मतलब हेल्थ है, उसको शो करता है। तो इस साल में जैसे मैंने कहा कि 6,000 करोड़ की टोटल कलेक्शन में से
3000 करोड़ के नियर अबाउट का ऑपरेटिंग सरप्लस होने वाला है। और इस क्वार्टर के अंदर भी जो हमने कलेक्शन की है लगभग 1200 करोड़ रुपए की, उसमें 530 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग सरप्लस है, जो पिछले पूरे साल के टोटल यानी पूरे साल के अगर मैं बात करूं तो 911 करोड़ का पूरे साल का ऑपरेटिंग सरप्लस था, जो केवल एक क्वार्टर का ही 530 करोड़ रुपए है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी कंपनी की हेल्थ देखने का, रियल एस्टेट कंपनी का। नहीं सर, यही यही पॉइंट देखिए, मैंने जब कार्यक्रम में शुरुआत में भी कहा ना, तो अभी मैंने सर इसी नोट पे शुरू किया था कि कई बार ना बैलेंस शीट से होती है ना, हम सबके हाथ में होती हैं, लेकिन उसमें क्या उसके अंदर छुपा हुआ है, क्या उसकी भावनाएं हैं, वो हमको नहीं पता होती। इसलिए मैनेजमेंट आए, अच्छे से बता दे तो और अच्छा है। देखिए सर, आपका मैं बड़प्पन भी है, आपने नोटिस भी करवा दिया कि देखो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा चेक करो, ऑपरेटिंग कैश तो चेक करो कितना पड़ा हुआ है। वो आपको डेट की चिंता करने ही नहीं देगा अगर वो आप उस फिगर को देख लोगे। प्रदीप सर, एक छोटी सी चीज़ मेरे को और पता करनी है, ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि रियल एस्टेट के साथ साथ ना कमर्शियल थोड़ा पीछे पिछड़ गया था। एक तो मेरे को आप ये बता दो यार, टोटल बैलेंस शीट्स में यानी कि टोटल आपके प्रोजेक्ट्स में से कमर्शियल का परसेंटेज में हिस्सा कितना है, और आपको लग रहा है कि अबे वो फेज़ आ गया जब कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ा और बूस्ट अप होगी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गुड़गांव में लग चुका है सर। तो देखिए, जैसे टोटल जो कंपनी के पास अभी टोटल जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसका टोटल साइज है 30 मिलियन का। उसमें 30 मिलियन में लगभग 5 मिलियन के नियर अबाउट हमारा जो कमर्शियल, जिसके अंदर आप रिटेल और ऑफिस स्पेस के का एरिया है, जो लगभग 15 से 20 पॉइंट के बीच में ड्रॉ करता है। हमारा जो फोर्टे है वो रेजिडेंशियल में ही है, लेकिन कई बार आपको ऐसी पोजीशंस की लैंड मिल जाती है या आपके सेक्टर्स में ऐसी लैंड्स आ जाती हैं जिनके अंदर बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, और आपको लगता है कि इतनी बड़ी हाउसिंग अगर किसी सेक्टर में क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर ऐसे रिटेल हब हों या ऑफिस के स्पेसेस बनाए जाएं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो साउदर्न पेरीफेरी रोड है, वहां पर लगभग हमारा टोटल 30 मिलियन में से 15 मिलियन का पोटेंशियल वहां पर है। साउदर्न पेरीफेरी रोड पर ही हमारे पास लगभग 4 मिलियन के नियर अबाउट रिटेल और ऑफिस स्पेस है, जो आने वाले वक्त में हम लॉन्च करेंगे। अब रही बात और अदर सेक्टर्स की, तो अगर सोना की मैं बात करूं, जो खास करके मिड इनकम हाउसिंग को अट्रैक्ट करता है, वहां पर लगभग हमारे पास टोटल मिलाकर 5 से 6 मिलियन के टोटल साइज है हमारे पास। वहां पे जो लॉन्चेस करने हैं हमें, उसमें आधा मिलियन के नियर अबाउट हमारा उसके अंदर जो रिटेल का कंपोनेंट है वो है। एंड ऐसे ही कुछ 37D के अंदर लगभग 1 मिलियन के नियर अबाउट टोटल ओवरऑल कमर्शियल कंपोनेंट है। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो 5-5.5 मिलियन का टोटल पोर्टफोलियो है। प्रदीप सर, वैसे तो एक क्वेश्चन मैं पूछता, क्योंकि मेरे जो एनालिस्ट हैं, जो भी आपका कंपनी पे टेक देने वाले हैं, गुरांग शाह, उनके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, लेकिन मैं आपके बिहाफ से गुरांग सर के क्वेश्चंस को ही कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपके मन में ये चल रहा हो गुरांग सर कि भाई ये सिग्नेचर ग्लोबल जो है गुड़गांव स्पेसिफिक कंपनी है, ये बाहर क्यों नहीं जाती, ये क्वेश्चन मैंने भी 4 बार प्रदीप जी से पूछा कि प्रदीप जी आपको नोएडा पसंद नहीं है या क्या वजह क्या है, तो उन्होंने मेरे को एक जवाब दिया कि हमको गुड़गांव से ही फुर्सत नहीं है, तो हम नोएडा के बारे में क्यों जाएं। तो गुड़गांव में अच्छा काम है, ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, वहीं से फ्लरिश हो रहे हैं, तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नया किए जाए वो ज़्यादा ठीक लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी और आप हेल्दी और वेल्दी रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।